हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल आए थे और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किया था कार्यकाल के अंतर्गत भारत में। इसके पहले जो क्लास हुई थी मैंने उसमें बंगाल के गवर्नर के बारे में और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताया था, और आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वायसराय आए थे और कब आए थे, उनका कार्यकाल क्या था और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, और उनमें सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। 1828 से 1835 इनका कार्यकाल था। इनके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सारी बात बता दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बातों को हमें बताना जरूरी है। पहली बात यह है कि लॉर्ड विलियम जब बेंटिक भारत आए थे तो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन 1833 के अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और भारत के पहले गवर्नर जनरल के पद पर ये आए थे। ये बात याद रखना, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को कब समाप्त किया गया था, 1833 के अधिनियम द्वारा, और भारत के गवर्नर जनरल नामक पद कब बनाया गया, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट को हमें याद करना काफ़ी जरूरी है। एग्जाम में ये सब आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। इनके बाद आए चार्ल्स मैटकाफ 1835 से 1836 में, और चार्ल्स मैटकाफ के समय में केवल एक महत्वपूर्ण घटना हुई। इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया था। जो समाचार पत्र थे भारत के, जो उस पर नियंत्रण लगाया गया था, उस नियंत्रण को जब इन्होंने हटा दिया, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये याद रखें, कई बार एग्जामों में आ चुका है कि भारत में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मैटकाफ को कहा जाता है। उनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। इनके बाद कौन आया, तो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 के बीच में आए थे लॉर्ड ऑकलैंड। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि किसके समय में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। इन्होंने एक काम और किया था, बहुत महत्वपूर्ण काम था वो। 1839 में इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत कराई थी। तो जो ग्रांड ट्रक रोड है, इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। उस सड़क को कहते थे सड़क ए आजम, और वो सड़क पश्चिम बंगाल में सोनार गांव से लेकर के और अटक जाती थी पाकिस्तान में। उसी सड़क को जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने नाम दिया था, ग्रैंड ट्रक रोड नाम दिया था, जो कलकत्ता से दिल्ली के बीच में जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद द्वारा दी गई कि कोई भारतीय अगर विद्यार्थी है तो विदेश जा करके और डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 1844 के बीच में आए। इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। तो शुरू हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लेकिन समाप्त हुआ किसके समय में, लॉर्ड एलेनबरो के समय में। ठीक है, सिंध को इन्होंने अगस्त 1943 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सिंध प्रांत को जीतने वाले व्यक्ति यही हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन्होंने दास प्रथा का समाप्त किया था, याद रखिएगा। नियम एक्ट किसके तहत, 5 के तहत, याद रखिएगा 1843 में। तो 1843 में इन्होंने अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा को भारत में समाप्त किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के समय से याद रखिएगा रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई है 1843 से। तो 1843 से रविवार को छुट्टी जो शुरुआत हुई है वो लॉर्ड एलेनबरो के समय में ही हुई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 44 से 48 के बीच में आए थे, और इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इनके समय में, याद रखिएगा। और इन्होंने नर बलि की प्रथा को समाप्त किया था। खौर जनजाति में नर बलि की प्रथा थी, तो इन्होंने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। 1848 से 1856 के बीच में इनके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं को हमें देखना है। जैसे पहली घटना हुई थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यह हुआ था इनके समय में, और इन्हीं के समय में सिख साम्राज्य पर, याद रखिएगा, पंजाब पर पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो पंजाब पर ब्रिटिश शासन का जो है में विलय कर दिया गया, और सिखों के जो उसमें दलीप सिंह थे उनको जो है
उनसे कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी ने ही ले करके और महारानी को भेंट कर दिया था। तो दलीप सिंह के पास वो हीरा था राजा रणजीत सिंह के पुत्र के पास, तो उनसे वो हीरा ले लिया गया और बाद में राजा रणजीत सिंह को और उनकी माता को इंग्लैंड भेज दिया गया और दलीप सिंह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वहाँ पढ़ने लगे। उन्होंने बाद में सिख धर्म छोड़ दिया और उन्होंने ईसाई धर्म को भी अपना लिया था। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि कोहिनूर हीरा भारत से कब गया और महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा, तो लॉर्ड डलहौजी के समय यह घटना हुई थी, उन्होंने ही ये काम किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है 3 युद्ध लड़े गए थे। ये युद्ध कभी कभी क्रम से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला है रामनगर का युद्ध 1848 में था, दूसरा चिलियावाला युद्ध 49 में हुआ और तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी किनारे हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये जो है सिख बुरी तरह पराजित हो गए और ये युद्ध हमेशा के लिए हार गए। तो एक गुजरात भारत में है और एक गुजरात पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान वाले गुजरात में युद्ध हुआ था चिनाब नदी के किनारे। तो याद रखिएगा, गुजरात एक और भी है पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वो पाकिस्तान वाले गुजरात में युद्ध हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि गुजरात का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो पंजाब और के सिखों के साथ और अंग्रेजों के साथ हुआ था। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगो को अंग्रेजी स्वराज में मिला लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्मा के साथ युद्ध हुआ और बर्मा को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो याद रखिएगा डलहौजी के समय में बर्मा को भारत में मिलाया गया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 बार डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। तो याद रखिएगा, सिक्किम पर अधिकार भी किसने किया था, तो डलहौजी ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पूछा गया भी है। नेक्स्ट है 1852 में इन्होंने एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनको छीनना था। तो इसलिए जो है एक इनाम कमीशन नियुक्त किया गया था। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। एक सबसे विवादित काम था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था, जिसे हम लोग कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया और गोद लेने जो राज्य के जो है उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उन राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, विलय कर लिया जाता था। अब इस एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहली बार किस राज्य पर कब्जा किया गया, तो सतारा पर। याद रखिएगा, लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि द्वारा पहली बार हैदराबाद पर कब्जा किया गया था और व्यक्तिगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहली बार सतारा पर कब्जा किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बन सकता है 1848 में। इसके अलावा जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी और नागपुर, इन सब राज्यों को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने कब्जा कर लिया। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो अवध के ये अंतिम नवाब थे और इन्हीं के समय में याद रखिएगा ये अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो लखनऊ का आसपास का क्षेत्र है उसे अवध कहते हैं और अंग्रेजों को अवध पर कब्जा करने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए अंग्रेजों ने ये चाल चला और उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके और अवध पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था, यह भी याद रखिएगा, नोट है ये शहादत खां। अगर आपसे पूछा जाए कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो थे आपके शहादत खां थे। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में आते हैं। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ हस्तांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा आपसे कि जो अंग्रेजों का तोपखाना कलकत्ता में था उसे मेरठ में किसने स्थापित किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने, और दूसरा सेना का मुख्यालय इसने शिमला में ट्रांसफर कर दिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है डलहौजी के समय में शिक्षा में सुधार किया गया था और 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। इसके अलावा लॉर्ड जो है कैनिंग के समय में 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। तो इसकी जो स्थापना शुरुआत की गई थी, वो रिक्वायरमेंट जो किया गया था, वो सिफारिश किया गया था, वो डलहौजी के समय में किया गया था। तो इसी को पूरी को व्याख्या करके यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है
डलहौजी के समय में भारत में रेलवे का शुरुआत हुई, इसे रेलवे का जनक माना जाता है। और इसी समय में 16 अप्रैल 1853 को, याद रखिएगा 1853 को बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की पहली रेल चलाई गई थी। तो रेलवे की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट है 1854 में नया पासपोर्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और पहली बार डाक टिकट की शुरुआत की गई लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में। तो यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपको इनको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन गवर्नर जनरल के बारे में पूछे जाते हैं तो हमारे वो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके समय में पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। PWD आज जो बनाया गया है उसकी स्थापना इन्होंने ही किया था। और क्योंकि इसलिए किया गया था क्योंकि जब हम रेलवे बनाएंगे, सड़क बनाएंगे तो बहुत सारे पुल की आवश्यकता बनेगी। तो बहुत सारे नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए हमें एक अलग से विभाग बनाने की जरूरत पड़ी, जिससे रोड और पुल और इन सब चीज़ों को गुफा बनाने की जरूरत थी। इसीलिए जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा। इसके अलावा 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इन्होंने लोक सेवा आयोग की स्थापना की। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना भी 1854 में की गई थी, याद रखिएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भी इसी समय में की गई थी। आगे बताता हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट है इसी समय में 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली बार बिजली के से संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई। तो भारत में तार सेवा की शुरुआत कब हुई? 1853 में हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई, कलकत्ता से आगरा के बीच हुई है। जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनेगा इनके समय में कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। तो भारत की 2 राजधानी हो गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला और शीतकालीन राजधानी थी दिल्ली। तो याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा, आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब कंपनी के अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनकी अधिकारियों की नियुक्ति क्या होगी? प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। तो IAS की जो परीक्षा होने की शुरुआत हुई, प्रतियोगिता परीक्षा, वो डलहौजी के समय में हुई। और इसके समय में उम्र सीमा को 18 से 23 वर्ष कर दिया गया कि मिनिमम एज जो थी वो 23 वर्ष कर दी गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। आपको ये भी याद होगा कि सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1853 में लंदन में हुए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता मिली थी। तो ये भारत के पहले IAS अधिकारी हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई थे। एक चीज और याद रखिएगा, नोट करके, यहाँ 1922 में इलाहाबाद, भारत में, और लंदन दोनों जगह पर साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो भारत में सिविल सेवा का सेंटर पहली बार 1922 में बनाया गया था, इलाहाबाद में बनाया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है। ये आपको याद रखना है। और पहली बार भारतीयों को इसमें पूरी तरह से शामिल किया गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने कुछ क्षेत्रों में भी इन्होंने नर बलि की प्रथा को समाप्त भी किया था। ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 में जब आए थे तो ये भारत के गवर्नर जनरल बन के आए हैं, लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बने हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं भारत के वायसराय के बारे में बताऊंगा, और हम शुरुआत यहीं से करेंगे लॉर्ड कैनिंग से, और उनके जीवन में जो जो घटनाएं होंगी हम उनको पॉइंट के थ्रू आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भारत के वायसराय का रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कमी हो, कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और UP PCS और BPSC की तैयारी लगातार आपकी चलती रहे। ओके, थैंक यू।